बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान महमूद है और मैं इस वीडियो लेक्चर में आपसे बात करूंगा कि रिसर्च को कैसे स्टार्ट करें और कहां से स्टार्ट करें। शुरू में रिसर्च स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा मसला होता है और वो अक्सर अपने सुपरवाइजर से और साथी दोस्तों से ये सवाल बार बार पूछते हैं कि सर रिसर्च कहां से स्टार्ट की जाए। मैं बहुत आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किया जाए और फिर कहाँ से लिखना स्टार्ट किया जाए और क्या लिखा जाए। तो ये एक बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा मसला है और आज मैं इस वीडियो लेक्चर में इसी मसले पे बात करूंगा। और जब से मैंने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर इस बारे में हमें कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करें। चलें सबसे पहले इस मसले पे बात करते हैं और इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने रिसर्च स्टार्ट कर ली है, चाहे वो बैचलर का डिसर्टेशन है, चाहे वो मास्टर का डिसर्टेशन है, चाहे एमफिल का थीसिस है, पीएचडी का थीसिस है। आप रिसर्च स्टार्ट कर चुके हैं एंड यू आर स्ट्रगलिंग और यहाँ पे आपको लगता है कि रिसर्च को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ आपका मसला है तो ये गलत होगा। ये हर उस स्टूडेंट का जो रिसर्च स्टार्ट करता है ये उसका मसला है। इवन जो अर्ली करियर रिसर्चर्स भी होते हैं, जब भी कोई एक नया पेपर स्टार्ट करते हैं तब भी वो इस मसले का शिकार होते हैं। इस पे थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए मैं यहाँ पे प्रोफेसर रॉबर्ट फैफ को कोट करूंगा। प्रोफेसर रॉबर्ट फैफ इज प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और वो बहुत अरसे से इस प्रॉब्लम पे रिसर्च भी कर रहे हैं और उन्होंने इसके मल्टीपल सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए हैं और आज उन्हीं का एक सोल्यूशन उन्हीं की इजाजत से मैं आपको प्रेजेंट भी करूंगा। तो प्रोफेसर फैफ ने एक वेबिनार में एंड आई गेस इन मोस्ट ऑफ द स्पीचेस ही मेड एंड मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स वो जब बात करते हैं तो वो ये सवाल जरूर पूछते हैं कि, और रिसर्च स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि आपका आपको पता है कि रिसर्च में सबसे मुश्किल काम क्या है। अब जब वो ये सवाल पूछते हैं तो स्टूडेंट्स कम अप विद डिफरेंट आंसर, लेकिन आपको पता है कि उनका जवाब क्या होता है कि रिसर्च को करने में सबसे मुश्किल काम क्या है। अब आपके भी ज़हन में बहुत कुछ चल रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि क्या मुश्किल काम है, सोचना मुश्किल है, लिखना मुश्किल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबर्ट फैफ रिसर्च में सबसे मुश्किल काम है स्टार्टिंग, रिसर्च को शुरू करना। सो स्टार्टिंग इज अ बिग प्रॉब्लम इन रिसर्च। सिंपल सी बात है, हम शुरू ही नहीं कर पाते, सोचते रहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि चलें जी स्टार्ट कर लिया, तो दूसरा बड़ा मसला क्या है रिसर्च में? तो दूसरा बड़ा मसला रिसर्च में है फिनिशिंग। कि अब चलें स्टार्ट कर लिया तो अब उसे मुकम्मल कैसे करें। लेकिन अगर हमें इन दो मसलों में से कोई एक पिक करना पड़े कि दोनों में से बड़ा मसला कौन सा है, तो फिनिशिंग को दूसरे नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे जो मसला है सबसे बड़ा वो है स्टार्टिंग द रिसर्च। अच्छा, अब ये जो मसला है ये इन इटसेल्फ एक रिसर्च प्रॉब्लम है और इसी रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस किया है प्रोफेसर रॉबर्ट फैफ ने। मैं भी थोड़ी देर में उनका इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ, मजीद आपको उनके वेब पेज पे ले जाते हैं। अब ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है, ये जो मसला है, ये सिर्फ रिसर्च स्टूडेंट्स का और स्कॉलर्स का मसला नहीं है। उनके एंड पे देखा जाए तो उनका मसला है हाउ टू स्टार्ट अ रिसर्च, तो जिसको प्रोफेसर फैफ कहते हैं स्टार्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम। ये मसला सुपरवाइजर्स का भी है और मेंटोर्स का भी है और इसके लिए उन्होंने इसको नाम दिया मेंटोरिंग प्रॉब्लम या सुपरविजन प्रॉब्लम। तो रिसर्च कैसे शुरू की जाए ये मसला स्टूडेंट्स के लिए भी है और इक्वली सुपरवाइजर्स के लिए भी, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि रिसर्च कैसे स्टार्ट करें और कहां से स्टार्ट करें। अब इस प्रॉब्लम को फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं, इसके दोनों पहलू देखते हैं, स्टूडेंट साइड भी देखते हैं और मेंटोर साइड भी देखते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट साइड देखें, मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने मास्टर्स ऑफ रिसर्च किया अकाउंटिंग में, मैंने पीएचडी किया अकाउंटिंग में और मैं ये लाइन बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है और मैं यही आपको बता रहा हूँ और ये आप भी अंडरस्टैंड करेंगे और आपके सुपरवाइजर भी अंडरस्टैंड करेंगे कि एक रिसर्च स्टूडेंट जब रिसर्च का आगाज करता है तो वो जनरली, आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली, नॉट एवरी स्टूडेंट, जनरली क्लूलेस होता है। उसको कुछ नहीं पता होता कि उसने क्या करना है, कंफ्यूज होता है।
ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है एक ऐसे स्टूडेंट की जो अभी रिसर्च का आगाज करने जा रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च जर्नी। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता वो क्लैरिफाई हो जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ रिसर्च प्रोसेस पे। एक अच्छा अच्छा क्लैरिफाइड पर्सन होता है, उसको पता होता है कि वो क्या बोल रहा है, बट एट द बिगिनिंग क्लूलेस, कुछ नहीं पता। और वो आइडियाज जो लेके आता है सुपरवाइजर के पास वो बड़े रैंडम होते हैं। ये एक ऐसा कमेंट है रैंडम का जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को और अक्सर मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स में भी देता हूँ कि रैंडम आइडियाज हैं। ए बात की हुई है, फिर बी बात कर दी है, फिर सी बात कर दी है, फिर डी बात कर दी है। एक टर्मिनोलॉजी, दूसरी टर्मिनोलॉजी, तीसरी टर्मिनोलॉजी, एक आइडिया, दूसरा आइडिया, तीसरा आइडिया, उसमें कोई रब्त ही नहीं है। तो डिसकनेक्टेड आइडियाज होते हैं उसके पास। वो एक बात करता है, आप उसे चैलेंज करते हैं, वो दूसरी बात करना शुरू हो जाता है। तो आप स्टूडेंट साइड देखें शुरू में, तो उसके पास टाइम बहुत है, लेकिन और वो शायद पढ़ता भी बहुत है, लेकिन वो अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, बता नहीं पाता एक खास अंदाज में, एक खास तरतीब में, और कंफ्यूज रहता है, उसे नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है। अब दूसरी साइड पे अगर हम मेंटोर्स की साइड देखें और सुपरवाइजर्स की साइड देखें, तो सुपरवाइजर्स जो हैं वो जनरली ओवर कमिटेड होते हैं और उनके पास टाइम कम होता है। नेचुरली वो पढ़ा भी रहे हैं, वो सुपरविजन भी कर रहे हैं, और उनके पास और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स हैं। सो दे हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवर कमिटेड होते हैं, अपनी रिसर्च भी कर रहे होते हैं। तो अब एक तरफ एक शख्स के पास टाइम नहीं है, ओवर कमिटेड है, दूसरी तरफ दूसरे शख्स के पास टाइम है और वो एफर्ट कर रहा है, लेकिन वो एफर्ट उसकी ऑर्गेनाइज नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। वो डिसकनेक्टेड आइडियाज लेके अपने सुपरवाइजर के पास आ जाता है, और ऐसे सुपरवाइजर के पास जिसके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, ओवर कमिटेड है, तो यहाँ पे नेचुरली एक प्रॉब्लम आएगा। दोनों को देयर इज अ पॉसिबिलिटी मायूसी होगी। स्टूडेंट भी मायूस होगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, इतना समझ रहा हूँ, और किसी तरीके से मैं अपने सुपरवाइजर को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही। सुपरवाइजर भी मायूस होगा कि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में मैंने स्टूडेंट को थीसिस कराना है और गाइड करना है, तो ये इधर उधर की हाँकता रहता है, इसको कुछ समझ ही नहीं है, ये कंफ्यूज रहता है, ये मुझे कुछ चीज़ ऐसी देता ही नहीं जिसपे मैं इसको एक इनपुट दे सकूं। ये जब भी कुछ कागज़ लेके आता है, बोल तो ये कागज़ लेके ही नहीं आता, और अगर लेके भी आता है तो वो डिसकनेक्टेड रैंडम होता है, अक्सर ज़बानी कलामी बात करता है, हवाई बातें करता है, तो मैं इसको गाइड कैसे करूं। तो देयर इज अ चांस, और ऐसा ही होता है कि दोनों जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। अच्छा, इस फ्रस्ट्रेशन को मजीद समझने के लिए हम जरा उस मैकेनिज्म की तरफ आते हैं जिस मैकेनिज्म के तहत स्टूडेंट सुपरवाइजर जो है उसके दरमियान काउंसलिंग सेशन होता है। आपको पता है कि स्टूडेंट सुपरवाइजर मीटिंग एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसमें स्टूडेंट अपने रिसर्च आइडियाज को शेयर करता है अपने सुपरवाइजर से और उससे गाइडेंस लेता है। अब नॉर्मली जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि सुपरवाइजर्स जनरली ओवर कमिटेड होते हैं और उनके पास टाइम कम होता है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ ना, इट वेरीज फ्रॉम सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर। बाद सुपरवाइजर बहुत आउट ऑफ द वे जाके अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम भी देते हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं उनके लिए। सो इट वेरीज फ्रॉम सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर। लेकिन यहाँ पे मैं ऑन एवरेज और रॉबर्ट फाफ के ही लेक्चर से एक टाइम कोट कर रहा हूँ कि लेट से हम एज्यूम करते हैं कि एक सुपरवाइजर अपने स्टूडेंट को 30 मिनट्स देता है, एक मीटिंग स्केड्यूल करता है, और उस 30 मिनट में, और ये प्रिलिमिनरी मीटिंग है जिसमें स्टूडेंट ने अपने सुपरवाइजर को अपना रिसर्च आइडिया जो है वो पिच करना है। तो आप लेट से 30 मिनट्स हैं एक स्टूडेंट के पास अपने सुपरवाइजर को कन्विंस करने के लिए और गाइडेंस लेने के लिए। अब इस 30 मिनट्स को भी अगर हम फर्दर 50-50 कर लें तो फर्स्ट हाफ यानी कि 15 मिनट में मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि स्टूडेंट का ये शो होगा और स्टूडेंट सुपरवाइजर को बताएगा कि सर मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, मैं ये आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, मुझे ये गैप नज़र आ रहा है, तो मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप बताएं इस बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 30 मिनट्स में 15 मिनट जो है वो स्टूडेंट ले जाता है अपनी बात बताने के लिए, और फिर 15 मिनट जो है वो सुपरवाइजर उसको उसकी बात समझ के और फिर अपनी एक्सपर्टीज यूज करके उसको फर्दर गाइड करता है। तो अब अगर ये ब्रेकअप हम जरा समझ लें, तो अब आपने एज अ स्टूडेंट ये समझना है कि उस 15 मिनट में अपने सुपरवाइजर को ऐसा आप क्या बताएं, ऐसा क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें
क्या उसे दें? 1 पेज का कंटेंट, 2 पेज का कंटेंट, 10 पेजेस का कंटेंट, 10 आर्टिकल्स पकड़ा दें उसे कि भाई ये मैंने देखा है, आप मुझे बता दें कि मैंने कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ऐसी बात ही करते हैं, पहली मीटिंग में या दूसरी मीटिंग में आर्टिकल ले आते हैं, सर ये बता दें कि ये मैंने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो यू लॉस्ट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग जिसमें आप बहुत कुछ और पूछ सकते थे। लेकिन सुपरवाइजर क्या करेगा? सुपरवाइजर कहेगा अच्छा जी ठीक है। अब ये भी वेरी करता है सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर। कुछ कहेंगे कि नहीं ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए, तुम्हें से अप्रोच चलो। कुछ कहेंगे अच्छा भी 10 दिखाओ मुझे, मैं 10 में से वो टिक कर देंगे कि अच्छा ये 5 पढ़ लो, ये 5 ना पढ़ो। तो यहाँ पे आप ये इमेजिन करें कि उसके पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट में आप उसको कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुना सकते। 15 मिनट में आप उसको कोई 15-20 सफ़ों का डोजियर नहीं दे सकते। तो यहाँ पे सुपरवाइजर ने आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना भी है और आपको सपोर्ट भी एक्सटेंड करनी है, तो इसलिए गाइडेंस भी, रहनुमाई भी देनी है। तो इसलिए उसे आप एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट दोगे। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाई जाए। स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के तहत सुपरवाइजर को कुछ चीजें दे, सुपरवाइजर भी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के तहत स्टूडेंट से कुछ चीजें मांगे। तो जो पहली मीटिंग हो या इनिशियल जो मीटिंग्स हो, उसके अंदर स्टूडेंट सुपरवाइजर को एक तरतीब में कुछ चीजें डिस्कस करे और उसी पर गाइडेंस ले। और वही चीजें अभी मैं अपने इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होगी। क्योंकि देखें प्रॉब्लम ये है कि हम जितना कुछ भी पढ़ते हैं रिसर्च से पहले, बैचलर में, मास्टर्स में, उसमें चीजें बड़ी स्ट्रक्चर्ड सी होती हैं। हम कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, वो कॉन्सेप्ट बड़े कंक्रीट से हमें बताए जाते हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अच्छा अप्लाई कैसे करना है, न्यूमेरिकल हो गया। तो हमें हर चीज जरा स्ट्रक्चर्ड अंदाज में पढ़ने की आदत होती है। अब रिसर्च हो जाती है अनस्ट्रक्चर्ड, अनसिस्टमैटिक, तो उसके अंदर जो है वो एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है और यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर्ड काम के आदी होते हैं। तो इसका बहरहाल इनिशियल सोल्यूशन तो यही है कि इसको फिर स्ट्रक्चर्ड अंदाज में किया जाए। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि रिसर्च स्ट्रक्चर्ड ही होती है और लीनियर ही होती है। रिसर्च डेफिनेटली अनस्ट्रक्चर्ड होती है, लीनियर नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है और स्टार्ट आप स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे तो ये अच्छा स्टार्ट होगा। अगर बेतरतीबे रहेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड रहेंगे, तो आपका स्टार्ट डिलेड भी होगा और देयर आर चांसेस कि आप अच्छा काम ना कर पाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूरी है। अब ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या है? अब हम जरा सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने अच्छा खासा 10 मिनट लगाए प्रॉब्लम को समझने में, अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले जिस तरह मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था, प्रोफेसर रॉबर्ट फाफ, ये प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में। बेसिकली इनकी एक अच्छी खासी रिसर्च है इस प्रॉब्लम पे और उन्होंने दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया और सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। स्टार्टिंग रिसर्च जो कि एक रिसर्च स्कॉलर का और स्टूडेंट का प्रॉब्लम है या अर्ली कैरियर रिसर्चर्स का प्रॉब्लम है, इन्होंने इसको भी एड्रेस किया है। और दूसरा मेंटोरिंग या सुपरवाइजन प्रॉब्लम जो कि सुपरवाइजर का प्रॉब्लम है कि सुपरवाइज कैसे करें, इन्होंने उसको भी एड्रेस किया है। एड्रेस कैसे किया है और क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, इन्होंने एड्रेस ऐसे किया है कि जिस तरह भी मैं आपको कह रहा था, कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए, कोई टेम्पलेट होना चाहिए, कोई फॉर्म होना चाहिए जिसको स्टूडेंट फिल करे। तो इन्होंने एक 2 सफ़ों का एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया है। अभी मैं नेक्स्ट उसमें आपको इनकी प्रोफाइल भी बता देता हूँ और वो टेम्पलेट की झलक भी दिखा देता हूँ और फिर हमने नेचुरली उस टेम्पलेट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है। तो इन्होंने कहा है जी कि उस 15 मिनट में जब आप सुपरवाइजर के पास जाएं तो ये टेम्पलेट फिल करके जाएं। उस टेम्पलेट में कुछ सवाल हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में सोच के जाएं, वो होमवर्क करके जाएं। तो जब आप वो होमवर्क करके जाएंगे और वो चीज़ें सोच के जाएंगे और सुपरवाइजर को बताएंगे तो सुपरवाइजर को वो सारी बातें बड़ी क्लियर मैनर में समझ आ जाएंगी, नजर आएंगी और फिर वो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकेगा। वो गाइडेंस सिर्फ इस चीज़ की नहीं होगी कि कौन सा पेपर पढ़ें, वो डाटा की सिर्फ नहीं होगी, वो थ्योरी की सिर्फ नहीं होगी, वो रिसर्च क्वेश्चन की सिर्फ नहीं होगी, बल्कि उस टेम्पलेट में ये सारी चीज़ें हैं। तो नेचुरली वो सारी बातों पर डिस्कशन हो जाएगी। तो आप एक हेल्दी जो है इंटरेक्शन करके आएंगे अपने सुपरवाइजर से, ना कि आप सिर्फ एक छोटी सी बात पूछ के आ जाएंगे। तो ये टेम्पलेट बेसिकली उन्होंने डिज़ाइन किया ताकि वो रहनुमाई कर सकें रिसर्च स्टूडेंट्स की भी और सुपरवाइजर्स की भी, दोनों का ये सोल्यूशन है। और ये टेम्पलेट करता क्या है? ये टेम्पलेट आपको फोर्स करता है, मजबूर करता है। किसको? रिसर्च स्टूडेंट्स को भी और सुपरवाइजर को भी, दोनों को फोर्स करता है। किस चीज पे फोर्स करता है? कि वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अडॉप्ट करें, वो डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसकनेक्टेड या रैंडम अप्रोच चूज ना करें, बल्कि वो मजबूरन
इस टेम्पलेट पे जब वो पढ़ेंगे तो मजबूरन वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज़ करेंगे, और जितनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगी उतनी बेटर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये इस टेम्पलेट का फ़ायदा है। तो ये प्रोफेसर रॉबर्ट फाफ हैं जी, प्रोफेसर हैं फाइनेंस के स्कूल ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में, और इनकी प्रोफाइल आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इनका एग्जाम्पलरी काम है, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग सो मेनी रिसर्च पेपर्स एंड सुपरवाइजिंग सो मेनी स्टूडेंट्स एंड गेटिंग सो मेनी रिसर्च ग्रांट्स, पिचिंग रिसर्च में इनका बहुत काम है, और जो पूरी दुनिया में कोट किया जाता है, ये खुद भी पूरी दुनिया में ट्रेनिंग देते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में देते हैं। मैंने इनकी इस पिचिंग रिसर्च को काफ़ी पढ़ा भी है, और कुछ स्टूडेंट्स को अपने एमफिल की क्लासेस में पढ़ाया भी है। और इस लेक्चर से पहले मैंने प्रोफेसर रॉबर्ट फाफ से परमिशन भी ली है कि मैं उनके काम को आपके साथ डिस्कस कर सकूं। मैं आपको इन दी एंड उनकी ईमेल भी पढ़ाऊंगा कि ही गिव मी द परमिशन, और फिर उन्होंने मुझे काफ़ी और चीज़ें भी बताई जो मुझे नहीं पता थी, कि इनका टेम्पलेट उर्दू में भी अवेलेबल है, और कुछ और भी इन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड की। तो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर वो ईमेल भी आपसे शेयर करूंगा। तो ये इनका सारा काम है, और वो सारा काम जो पिचिंग रिसर्च के हवाले से है वो उनकी एक वेबसाइट है pitchmyresearch.com। मैं अब उस वेबसाइट पे जा रहा हूँ। ये वो वेबसाइट है pitchmyresearch.com। ये एंड में मैं आपको जो लेक्चर स्लाइड्स के एंड में रिसोर्सेज हैं, रेफरेंसेज हैं, उसमें भी आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वेबसाइट पे वो तमाम मटेरियल मौजूद है जो इन्होंने ओवर द इयर्स डेवलप किया, ट्रेनिंग का मटेरियल, इनकी स्लाइड्स, इनके लेक्चर्स, मुख्तलिफ वेबिनार्स, वो टेम्पलेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर उसकी मिसालें। देर आर मोर देन लाइक 60-70 एग्जाम्पल्स, फिल टेम्पलेट्स हैं, कंपटीशंस करवाते रहते हैं। तो पाकिस्तान से भी इवन कुछ लोगों ने ये टेम्पलेट फिल करके भेजे हैं, प्राइज भी विन किए हैं। तो आपके पास एक कंप्लीट A to Z गाइडेंस है। मैं अपने इस लेक्चर में ये सारी बातें बता भी नहीं सकता आपको, जितना एक एक्सटेंसिव रिसोर्स आई गेस वी नीड सो मेनी डेज टू कवर दिस कंटेंट। मैं सिर्फ आपको एक स्टार्ट दे रहा हूँ और गाइड कर रहा हूँ कि आपने कहाँ से शुरू करना है और क्या पढ़ना है। तो इस टेम्पलेट पे, अच्छा, प्रोफेसर रॉबर्ट फाफ को पिच डॉक्टर भी कहते हैं, तो ही इज फेमस बाय द नेम ऑफ पिच डॉक्टर। तो ये वो टेम्पलेट है, और ये PDF फॉर्म में और वर्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है। मैं अभी इस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसकी शक्ल दिखा रहा हूँ। तो ये एक, यूँ आप देख लें कि ये एक 2 पेजेस का, अगर मैं इसका PDF डाउनलोड करता तो ये 2 पेजेस का एक टेम्पलेट है, और इसमें आपने कुछ डिटेल्स देनी है, और ये डिटेल्स जब आप दे देंगे तो बेसिकली यही बातें आपने शुरू में सोचनी है किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले। और जब ये सोच के इसके जवाब आप सोचेंगे और उसको फिल करेंगे और सुपरवाइजर के पास जाएंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, आपका सुपरवाइजर आपको बेहतर समझेगा, और फिर जो है वो एक काम अच्छी डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इस टेम्पलेट को मैं आपको एक फिल्ड फॉर्म में दिखा देता हूँ, ताकि ज़रा शुरू से आपकी एक टेम्पलेट वाली सेंस डेवलप हो जाए, क्योंकि वेब पेज पे शायद वो टेम्पलेट वाली सेंस डेवलप नहीं हो रही। तो ये देखिएगा जी, ये एक फिल्ड टेम्पलेट है, और इसके अंदर ये बेसिकली एक कैंडिडेट ने इसको फिल किया हुआ है। जो उसमें पूछा गया था, वर्किंग टाइटल, बेसिक रिसर्च क्वेश्चन, की पेपर्स, मोटिवेशन, आइडिया, डेटा, टूल्स, व्हाट न्यूज़ हो, व्हाट कंट्रीब्यूशन, तो उसको ये देख लें 2 पेजेस में। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फाफ, अगर इसको वर्ड्स की फॉर्म में देखा जाए तो 1000 वर्ड से ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक सुपरवाइजर 15 मिनट्स में इससे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। चलें वापस आते हैं स्लाइड्स पे, और इस टेम्पलेट को तफसील में डिस्कस करने से पहले, बल्कि शायद इतना तफसील में नहीं हो पाएगा डेफिनेटली, क्योंकि उसके लिए तो काफ़ी घंटे चाहिए, बट ब्रीफली डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एक और छोटी सी बात आपके साथ करना चाह रहा हूँ, और वो है टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से। क्योंकि बहरहाल आप उस टेम्पलेट को उसी वक्त फिल कर पाएंगे जब आप अपना एक टॉपिक जो है वो चूज कर लेंगे। अब स्टूडेंट टॉपिक सिलेक्शन में भी बड़ा कंफ्यूज होता है, और अक्सर ऐसा होता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है, आई डोंट नो बाकी सुपरवाइजर के साथ ऐसा होता है या नहीं होता, कि स्टूडेंट पहली मीटिंग में आपके पास आता है और आप उससे पूछते हो कि अच्छा आपका टॉपिक क्या है, किस एरिया में आप इंटरेस्टेड हो, क्या रिसर्च करना चाहते हो। तो स्टूडेंट का अक्सर ये जवाब होता है कि सर जो आप कहेंगे वो हम कर लेंगे, तो आप बताएं कि क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट काइंड ऑफ सुपरवाइजर जो ये जवाब स्टूडेंट को देना पसंद करते हैं,
क्योंकि अगर ये जवाब मैं सुपरवाइज़र दे दूं, शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारे सुपरवाइजर्स ऐसे करते भी हैं कि वो कुछ पेपर्स उठा के स्टूडेंट को दे देते हैं, और या अपना काम कह देते हैं कि जी मैंने इसमें काम किया, तो तुम देखो इसमें मज़ीद क्या काम किया जा सकता है। वेल फाइन, ये भी एक अच्छी अप्रोच होगी, लेकिन मेरे हिसाब में इसमें स्टूडेंट की वो जो लर्निंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो जो एक प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि मेरे नज़दीक रिसर्च और ये पीएचडी और ये इट्स मोर रिसर्च प्रोसेस एंड ट्रेनिंग रादर देन हम शायद कोई नया नॉलेज कंट्रीब्यूट कर पाएँ। अल्टीमेट गोल यही है कि हम कुछ नॉलेज क्रिएशन की तरफ और कंट्रीब्यूशन की तरफ जाएं, लेकिन वो इसका आइडियल आउटकम है। इसका जो एक मिडिल रेंज आउटकम है वो यही है कि एक ट्रेनिंग हो जाए, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको सोचना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, आपको डाटा कलेक्शन आनी चाहिए। तो बहुत सारे फेजेस हैं इसमें जो आप सीखते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। तो अगर उसमें एक पहली चीज़, इब्तदाई चीज़ अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आई कि यार मैंने टॉपिक कैसे चूज करना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए था, और कैसे टॉपिक चूज करना चाहिए था, तो फिर होता ये है कि क्योंकि उनकी वो लर्निंग डेवलप नहीं होती, तो उनको ज़रा सोचने की आदत नहीं पड़ती, तो वो फिर हर स्टेज पे फिर सुपरवाइजर से ही पूछते हैं कि अच्छा सर अब आप बताएं कि ये कैसे करना है और वो कैसे करना है। तो बेसिकली मेरे ख्याल में स्टूडेंट को ये काम खुद करना चाहिए, और इसमें एक चीज़ यही है कि वो सुपरवाइजर से मदद ले सकता है, लेकिन जितना वो खुद सोचेगा उतना वो खुद क्लियर होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या पॉसिबल गाइडेंस है? तो सबसे पहले मेरे नज़दीक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट देखे कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। नेचुरली हर स्टूडेंट का एक सर्टन एजुकेशनल बैकग्राउंड और कुछ सर्टन, अगर वो जॉब कर रहा है तो यहाँ जो भी उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उसके थ्रू उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों का अकाउंटिंग में इंटरेस्ट हो जाता है, मैं अभी ब्रॉडर फील्ड की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों का फाइनेंस में इंटरेस्ट हो जाता है, फिर अकाउंटिंग में लेट्स से इस्लामिक अकाउंटिंग में इंटरेस्ट हो गया, क्या है जी किसी बैंक में काम किया, वो इस्लामिक बैंक है तो इस्लामिक अकाउंटिंग में इंटरेस्ट हो गया। तो सबसे पहले तो अपना अपना इंटरेस्ट देखें। लाइक जब मैं स्टूडेंट था तो मैं उस वक्त सीमा कर रहा था, मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को बहुत क्लोजली पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग और ये जितने भी प्रैक्टिसेस हैं। फिर मैं सोचता था कि इसको मज़ीद अगर मुझे रिसर्च करना हो या मुझे जानना हो कि कौन कौन कंपनी ये करती है और कैसे करती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उस वक्त मुझे लगता था कि मुझे इसको मज़ीद जानने के लिए किताबों में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, मुझे मज़ीद रिसर्च शायद करनी पड़े। तो मेरे जहन में जो पहला आइडिया आया कि मुझे क्या रिसर्च करनी चाहिए, वे बैक इन 2010 जब मैं पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए प्रिपरेशंस कर रहा था, प्रपोजल्स के लिए टॉपिक देख रहा था, तो मेरे जहन में यही आया कि मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पे कोई रिसर्च करनी चाहिए। तो मैंने जो शुरू में जो सर्चेस स्टार्ट की वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, फिर उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐड कर दिया, और फिर उसके अंदर पाकिस्तान और वो बहुत सारी चीज़ें। मेरे ख्याल में डिटेल में जाऊँगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाए। अच्छा, इंटरेस्ट को देखें सबसे पहले। बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाटएवर जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसके बाद आप ये ज़रूर देखें आपके नॉलेज और स्किल्स क्या हैं। अच्छा, इस नॉलेज और स्किल्स में भी दो चीज़ें होती हैं कि आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है और आप क्या नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या हैं और आप क्या स्किल्स हासिल करना चाहते हैं। बाज़ लोग यूँ सोचते हैं कि अच्छा ये नॉलेज मेरे पास नहीं है तो मुझे इस पे रिसर्च करनी चाहिए, तो शायद रिसर्च करके मेरा ये नॉलेज जो है वो पूरा हो जाए। मेरे पास ये स्किल नहीं है तो अगर मैं इस स्किल वाली रिसर्च करूंगा तो मेरा ये स्किल भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च जानता हूं लेकिन मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च आज तक नहीं की, तो चलें जी इस दफ़ा हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं ताकि मेरा ये स्किल भी डेवलप हो जाए। ये भी एक तरीका सोचने का है। खैर है थोड़ा सा डेंजरस कि आपके पास जो स्किल और नॉलेज ना हो, आप उसमें रिसर्च करें, तो दैट विल टेक मोर टाइम। और जो नॉलेज आपके पास है उस पर आप कर लें, तो उसमें भी उस एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्किल में भी आप उसको कंट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आपके नॉलेज और स्किल्स के हैं। डेफिनेटली मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ कि उस वक्त मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिफिकेशन कर रहा था, मेरा अच्छा नॉलेज था, तो मैंने सोचा कि इसी को एनहांस करें।
ये और बात है कि एक स्टेज आई कि जब मुझे इसमें इंटरेस्ट लूज हो गया। व्हेन आई वाज इन यूके मैं मुख्तलिफ वेबिनार सेमिनार्स में सुनता था सस्टेनेबिलिटी और CSR, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया और फिर मैंने फैसला किया कि मैं सस्टेनेबिलिटी पर रिसर्च करूंगा, जो कि शायद उस वक्त मेरे नॉलेज में इतना नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले रिसर्च कर करके मुझे डेफिनेटली मेरा ये नॉलेज भी डेवलप हो जाएगा। फिर अगेन मैं पाकिस्तानी बैकग्राउंड से गया था, तो मेरा क्वांटिटेटिव रिसर्च में थोड़ा बहुत आइडिया था, थोड़े बहुत स्किल्स से, लेकिन वहाँ पे मुझे क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरेस्ट हुआ थ्रू माय सुपरवाइजर, तो मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च की और ये मेरा स्किल सेट भी थोड़ा सा डेवलप हो गया। तो देयर आर बोथ वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस नॉलेज एंड स्किल्स फिनोमेना। फील गुड फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पढ़ के अच्छा लगता है, आपको क्या लिख के अच्छा लगता है, तो फील गुड फैक्टर भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप नेचुरली ऐसी रिसर्च नहीं कर सकते जिसको करते हुए आपको मज़ा ना आ रहा हो, आपको पढ़ते हुए मज़ा ना आ रहा हो, तो ये इस चीज़ को भी ज़रूर देखें। और यहीं पे मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपना टॉपिक खुद चूज करें, सुपरवाइजर पर ना छोड़ें, क्योंकि सुपरवाइजर जो टॉपिक देगा वो उसका फील गुड फैक्टर होगा। वो आपको भी फील गुड करता है या नहीं करता, ये अब आपने सोचना है। अगर आप समझते हैं कि वो आपको भी अच्छा लगता है, यू फील गुड अबाउट इट, अच्छा महसूस होता है, तो फिर ज़रूर करें। लेकिन ज़रूर कोई मजबूरी नहीं है कि जो सुपरवाइजर आपको टॉपिक दे रहा है आपने उसी पे काम करना, अदरवाइज यू विल लूज दिस फील गुड फैक्टर। हाँ ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट होता है सुपरवाइजर रिसर्च इंटरेस्ट। अगर आपका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सुपरवाइजर के रिसर्च इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, उसके रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं और उसी में फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज अनदर थिंग। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ डिपार्टमेंट्स में, कुछ कॉलेजेस में स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। किसी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ग्रुप बनाया होता है, किसी ने सस्टेनेबिलिटी CSR पे ग्रुप बनाया होता है, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप पे ग्रुप बनाया होता है। तो डेफिनेटली आप उन ग्रुप्स में भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने वो क्या रिसर्च कर रहे हैं और उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप से भी आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा, अब अगर लेट्स से ये सारी चीज़ें आप बाईपास कर देते हैं, आप का इंटरेस्ट, नॉलेज, स्किल्स, फील गुड फैक्टर, सुपरवाइजर इंटरेस्ट कहीं पे भी लेट्स से आप नहीं टिक रहे और यहाँ पे मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर आप कहते हैं जी मैं खुद एक लार्जर डाटाबेस से जो होल कम्युनिटी है रिसर्च की, वहाँ से कहीं से आइडिया उठाता हूँ। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी कुछ सजेशंस हैं। फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक लिस्ट बनाएं टॉप जर्नल्स की अपने फील्ड में। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस के हैं तो अकाउंटिंग फाइनेंस की टॉप जर्नल्स की लिस्ट बनाएं। उसके लिए आप दुनिया की जो बेहतरीन इंडेक्सिंग और रेटिंग एजेंसीज हैं वहाँ पे चले जाएं। लेट्स से जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स हैं, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस स्कूल्स की रेटिंग है अगर हम अकाउंटिंग फाइनेंस और बिजनेस की बात करें, ABDC एसोसिएशन ऑफ बिजनेस डीन्स काउंसिल एक पूरी एक जर्नल्स की लिस्ट शाया करता है रैंकिंग सब के साथ और सब्जेक्ट वाइज, वहाँ से पढ़ लें। और अब तो HEC भी जो है वो अपनी डाटाबेस दे रही है जिसमें वो सब्जेक्ट वाइज और डिसिप्लिन वाइज जर्नल्स जो दुनिया के बेहतरीन जर्नल्स हैं उसको लिस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ये देखिएगा, ये जर्नल साइटेशन रिपोर्ट है, इसमें फुल जर्नल लिस्ट है, इसमें जर्नल्स के नाम हैं और उनकी इंडेक्सिंग है। तो यहाँ से आप अकाउंटिंग फाइनेंस के और मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल्स देख सकते हैं। मैं आपको HEC की बात कर रहा था, तो hjrs.hec.gov.pk, इस पे बेसिकली डिसिप्लिन वाइज सर्च आप कर सकते हैं कि आपके जो एरिया है, लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ तो मैनेजमेंट साइंसेस में, और लेट्स से अगर मैं अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हूँ तो अकाउंटिंग में, तो मैं इसको अगर कहता हूँ कि इसको आप अकाउंटिंग के जर्नल्स, ये सारे अकाउंटिंग फाइनेंस के जर्नल्स इसने लिस्ट मुझे कर दिए हैं विद प्लैटिनम गोल्ड स्टेटस। HEC का अपना रैंकिंग सिस्टम है। तो ये टॉप के जर्नल्स। उसके अलावा ABDC और दूसरी मैंने आपको ABS वो भी बताया है। तो आप यहाँ से एक लिस्ट डेवलप कर सकते हैं और उस लिस्ट से आप क्या करेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जब आप ये लिस्ट डेवलप कर लेंगे, इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको एक अच्छी जो है वो ओरिएंटेशन हो जाएगी। शुरू में ही आपको पता लग जाएगा आपकी फील्ड के इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं। ये बात अक्सर स्टूडेंट को एंड तक नहीं पता लगती और अक्सर एक्सटर्नल आके पूछता है तो फिर वो शर्मिंदा होते हैं। तो शुरू में आपको एक अच्छी अवेयरनेस हो जाएगी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने उस जर्नल्स में जाना है, उनकी वेबसाइट को विजिट करना है और देखना है कि क्या वो जर्नल की कोई कॉल फॉर पेपर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जहाँ से आप अपना आइडिया पिक कर सकते हैं, क्योंकि कॉल फॉर पेपर्स में एक एस्टैब्लिश रिसर्चर जिसकी एक टॉपिक पे और एक फील्ड पे आई होती है, पिछले 15-20 साल से वो रिसर्च कर रहा होता है, वो एक कॉल देता है कि जी अच्छा इस
फील्ड में इतना काम हो चुका है, इस बंदे ने ये काम किया है। मिसाल के तौर पर CSR इन डेवलपिंग कंट्रीज, अगर एक शख्स कॉल देता है तो वो बताएगा कि CSR में डेवलपिंग कंट्रीज में किस किस ने क्या काम किया है, कुछ रेफरेंसेस भी दे देगा, आपको रेडीमेड आर्टिकल्स, रेडी टू रीड आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको खुद आर्टिकल्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे। और फिर वो ये भी बताएगा कि वो क्या चाहता है कि मजीद किस पे रिसर्च होनी चाहिए, और वो कुछ रिसर्च क्वेश्चंस भी पुट कर देगा। तो आप उन्हीं रिसर्च क्वेश्चंस में से कुछ रिसर्च क्वेश्चंस को अपना टॉपिक चूज कर सकते हैं और उसी से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सेट कर सकते हैं। तो दूसरा, उस जर्नल में आप जब उसकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो उसमें अक्सर मोस्ट डाउनलोडेड पेपर्स और मोस्ट साइटेड पेपर्स और लेटेस्ट पेपर्स की टैब्स भी होती हैं, आप उसको भी ज़रूर देखें। मोस्ट डाउनलोडेड पेपर उस पेपर की इंपॉर्टेंस को, और साइटेड पेपर भी उस पेपर की इंपॉर्टेंस को, उसके यूज़ को, उसकी कंट्रीब्यूशन को, उसके इम्पैक्ट को डिनोट कर एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो एक ऐसा पेपर जो बहुत दफ़ा डाउनलोड हुआ है और बहुत दफ़ा साइट हुआ है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो आप उस पेपर से भी आइडिया चूज़ कर सकते हैं। और लेटेस्ट पेपर्स आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स को जो है वो जांचने में मदद करेंगे। तो ये ज़रूर देखा करें, जर्नल की वेबसाइट पे जाएं, कॉल फॉर पेपर देखें, मोस्ट डाउनलोडेड पेपर देखें, मोस्ट साइटेड पेपर देखें और लेटेस्ट पेपर देखें। फिर जब आप कोई भी पेपर पढ़ रहे हों तो उसके आखिरी सेक्शन में, जो कि नॉर्मली फ्यूचर रिसर्च का या लिमिटेशंस का सेक्शन होता है, उसको ज़रूर पढ़ा करें शुरू में, क्योंकि उसके अंदर एक ऑथर ने ये बताया होता है कि मैंने तो ये काम कर लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस पर मज़ीद ये काम होना चाहिए था, जब मेरे काम की ये लिमिटेशंस है, मेरे पास टाइम कम था, अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता तो मैं ये भी कर लेता। तो किसी भी पेपर की जो फ्यूचर रिसर्च एरिया होता है और जो लिमिटेशंस होती हैं, वो आपको एक टॉपिक को चूज़ करने में काफ़ी मदद दे सकती है। इसके अलावा रिव्यू पेपर्स पढ़ें, स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर रिव्यूज़ ऑथर्स लिखते हैं, मैंने खुद भी एक को ऑथर किया है, कुछ पे काम भी कर रहा हूँ। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यूज़ लिखते हैं लोग, तो वो रिव्यू पेपर्स पढ़ें, क्योंकि रिव्यू पेपर में उस फील्ड के मतलब ज़्यादा जितनी भी रिसर्च है मैक्सिमम उसको साइट किया जाता है, उसको फिर टैबुलेट किया जाता है, उसका एक एनालिसिस किया जाता है, उसका सिंथेसिस बनाया जाता है, फिर उसके बाद व्हाट हैज़ बीन डन, क्या हो चुका है, क्या करना बाकी है, वो एक चीज़ें होती हैं। मैंने खुद भी, मैं आपको बार बार अपनी मिसाल देता हूँ, जब PhD के लिए अपना प्रपोजल बनाना था तो इनिशियली मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग और प्रैक्टिसेस को चूज़ करने के बाद फिर मैंने देखा कि इसमें किसी ने लिटरेचर रिव्यू लिखा हो, तो फिर मुझे एक प्रोफेसर शहजादुद्दीन और डैन शोरे, विक्रम मसिंगे और ट्रेवर हॉपर, इनका एक रिसर्च ग्रुप है, इनका एक मुझे पेपर मिला जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नीड्स टू नो, इस तरह का एक पेपर था। तो मैंने वो पढ़ा और उसी में से कुछ आइडिया मैंने पिक किया, और फिर मैंने इन ऑथर से रब्ता भी किया, और फिर मैंने इन्हीं ऑथर्स में से एक के साथ PhD भी की और उस यूनिवर्सिटी में गया। तो देखें, ये एक थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें आप किसी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो रिव्यू पेपर्स पढ़ें, उसमें भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर स्पेशल इश्यूज देखें कि आपका जर्नल स्पेशल इशू क्या मांग रहा है। फॉर एग्जांपल, आजकल जिस जर्नल को आप उठा लें, उस जर्नल में आपको कोविड-19 के हवाले से स्पेशल इश्यूज आ रहे हैं, चाहे हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट का जर्नल हो, चाहे अकाउंटिंग का हो, चाहे फाइनेंस का हो। इस वक्त दुनिया के तमाम इदारे कोविड-19 के सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आप आज रिसर्च कर रहे हैं तो आप इसमें एरिया में चले जाएं, क्योंकि अभी डेफिनेटली इसने रहना है अगले कुछ सालों तक, तो आपकी जो रिसर्च होगी वो काफ़ी रेलेवेंट होगी। तो स्पेशल इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले कई सालों से सस्टेनेबिलिटी के मतलब कई स्पेशल इश्यूज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से मतलब कई स्पेशल इश्यूज आ रहे हैं। तो स्पेशल इश्यूज आर वेरी गुड सोर्स। अगेन, इसमें भी स्पेशल इशू वाला बाकायदा बताता है कि भाई ये रिसर्च है, ये टॉपिक है, ये काम हो चुका है, ये क्वेश्चन जो हैं वो एड्रेस होने चाहिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस पर रिसर्च हो। फिर क्योंकि वो कॉल करता है, अगर आप उस पर काम करते हैं, टाइम भी होता है 6 महीने, 9 महीने का, साल का, 2 साल का, डिपेंडिंग अपॉन द जर्नल, तो आप काम करते हैं, आप पब्लिश के लिए भी आपको आसानी हो जाती है। और फिर लास्ट चीज़ गाइडेंस के लिए ये है कि आप प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज़ या प्रोफेशनल बॉडीज़ किसी भी प्रोफेशन की आप बॉडीज़ पे, जिस तरह अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ, ACCSE, वहाँ ICAW, ICAP, पाकिस्तान में ICMP, तो ये सारी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज़ की वेबसाइट पे जाएं तो ये भी कुछ रिसर्च फंड कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके भी कुछ प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये रिसर्च फंडिंग देते हैं कि जी अगर आप इस एरिया में रिसर्च करेंगे तो हम आपको फंडिंग भी देते हैं, या इस एरिया में रिसर्च, या वो कुछ मैगजीन्स में आर्टिकल्स या न्यूज़लेटर्स। तो एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग वेबसाइट
से भी आपको आइडिया हो सकता है कि किस किस्म की रिसर्च इस वक्त डिजायरेबल है। तो टॉपिक सिलेक्शन से मुतालिक ये पॉइंट्स हैं। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बहुत सारी और बातें भी हो सकती हैं, बट टू हैव अ गुड स्टार्ट आप इन इन चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक बात जो इम्पोर्टेंट है, और फिर मैं इस टेम्पलेट पे जाऊंगा और नेक्स्ट 20 से 25 मिनट में आपको टेम्पलेट समझाने की कोशिश करूंगा। एक बात यहाँ पे मैं, लेट्स से इसको हम इंटरवल बना लेते हैं, ये एक हाफ हो गया मेरी बात का। इस पे मैं अगेन प्रोफेसर फाफ की एक बात कोट करूंगा कि रिसर्च में सही रिसर्च या गलत रिसर्च, सही प्रपोजल या गलत प्रपोजल, सही पिच या गलत पिच, ये चीज़ें नहीं होती। सही गलत को आप इसमें ना लेके आए। रिसर्च में अगर कोई एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिसर्चर का एटीट्यूड। अगर आप सही एटीट्यूड से काम करते हैं और अगर आप वक्त लगाते हैं और अगर आप मेहनत करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तो चाहे आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, परफेक्ट रिजल्ट ना मिले, लेकिन फिर इसी को हम कहेंगे कि आपने जो है वो अच्छी रिसर्च की, अच्छा आगाज आपको मिल गया। तो आपको टाइम लगाना चाहिए, सही एटीट्यूड के साथ काम करना चाहिए। दैट विल गिव यू अ गुड स्टार्ट। एक ऐसा स्टार्ट जिसमें कम से कम आपकी सुपरवाइजर के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सुपरवाइजर समझ रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप वक्त लगा रहे हो, तो वो अगर आपकी कोई खामी भी होगी तो उस खामी को दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसे आपको आपका बैड एटीट्यूड नजर आया और उसे अगर ये लगा कि ये बस टिक बॉक्स कंप्लायंसेस कर रहा है और सारा मेरे पर डालने की कोशिश कर रहा है, तो वो बैड एटीट्यूड ना सिर्फ सुपरवाइजर स्टूडेंट रिलेशनशिप को हार्म करेगा, बल्कि अल्टीमेटली आपके रिसर्च थीसिस को और रिसर्च पेपर को हार्म करेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एटीट्यूड। अगर आप एमफिल में आ गए हैं, पीएचडी में आ गए हैं, रिसर्च आपने ऑप्ट कर ली है मास्टर्स बैचलर्स में, तो फिर यू शुड हैव द राइट एटीट्यूड एंड दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट द रिसर्च। अदरवाइज बहुत मसला होगा और ये मसला बढ़ता जाएगा। चलें जी, अब इतनी तमहीद के बाद इस टेम्पलेट पे आते हैं और मैं आपको कुछ गाइड कर देता हूँ यहाँ पे, और बाकी ऑब्वियसली आप इस वेबसाइट से खुद एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, अब इस टेम्पलेट से पहले मैं एक बात और करना चाह रहा था कि नॉर्मली एक स्टूडेंट और सुपरवाइजर मीटिंग में मैक्सिमम जो हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं, या एक चीज़ जो अक्सर सुपरवाइजर स्टूडेंट्स को देते हैं या स्टूडेंट्स खुद भी करना पसंद करते हैं, वो होती है फैक्ट शीट। लाइक हम कहते हैं जी कि अच्छा आप, और वो भी लिटरेचर रिव्यू के लिए, कि हम कहते हैं कि अच्छा आप जो पेपर पढ़ो उसको फैक्ट शीट पे रिकॉर्ड कर लो, उसका ऑथर का नाम क्या था, वो किस साल का पेपर था, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ था, उसके रिसर्च क्वेश्चन क्या थे, उसके वेरिएबल्स क्या थे, डेटा कहाँ से कलेक्ट किया था, कंक्लूजन्स क्या थे, थ्योरी क्या थी। तो वो भी एक स्ट्रक्चर करने का ही एक टेम्पलेट होता है। लेकिन उस टेम्पलेट में प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ लिटरेचर की कुछ मखसूस चीजों को, वो भी वो चीजें जो आप खुद डिफाइन करेंगे कि मैंने ये कैप्चर करना है, या आपका सुपरवाइजर कहेगा, उसको कैप्चर करेगा। हाँ, अब उसी फैक्ट शीट को अगर हम जरा मजीद उसकी ब्रेड्थ को बढ़ाएं तो हम इस टेम्पलेट तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने देखें इनिशियल स्टार्ट करते वक्त सिर्फ इस चीज को कैप्चर नहीं करना कि किस ऑथर ने किस साल में क्या किया। हमने तो यहाँ पे अपने रिसर्च क्वेश्चंस को भी फ्रेम करना है, हमने डेटा के बारे में भी सोचना है, तो हमने तो अपनी रिसर्च के बारे में सारा कुछ फ्रेम करना है। तो वो जो फैक्ट शीट है दैट इज इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स इसको कर रहे होते हैं वो अच्छा फील भी करते हैं कि हम कुछ ना कुछ करें, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड जो लिटरेचर रिव्यू कर रहा होता है उसको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। हैविंग सेड दैट, इस पिचिंग टेम्पलेट के अब यहां मैं बता दूं 2 यूजेस हैं। एक यूज तो ये है कि आप अपनी होने वाली रिसर्च को फ्रेम करें और ये टेम्पलेट फिल करें और एक रिसर्च प्रपोजल बनाएं। तो ये एक फॉरवर्ड अप्रोच है। एक इस टेम्पलेट का ये यूज है कि आप किसी भी आर्टिकल की रिवर्स इंजीनियरिंग करें। रिवर्स इंजीनियरिंग से मुराद ये है कि वो आर्टिकल जो पहले से पब्लिश हुआ वो लें और उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करें, उसका टाइटल यहाँ लिखें, उसके रिसर्च क्वेश्चन यहाँ लिखें, उसने कौन से की पेपर आइडेंटिफाई की हैं वो यहाँ पे लिखें, उसका मोटिवेशन क्या था यहाँ पे लिखें, उसका आइडिया क्या था यहाँ पे लिखें, उसके टूल्स क्या थे। तो इस टेम्पलेट के 2 यूजेस हैं।
अगर आपने लिटरेचर रिव्यू भी करना है तो मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो लिटरेचर रिव्यू करते वक्त भी तमाम आर्टिकल जो वो पढ़ रहे हैं उसको अगर वो इस टेम्पलेट में कैप्चर कर लेंगे तो उनको फिर अपना टेम्पलेट करने में फिल करने में भी मदद मिलेगी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एक लिखा हुआ आर्टिकल उसको भी आप इस टेम्पलेट में स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और जो आपने अभी लिखना है, जो रिसर्च करनी है, उसके बारे में भी आप ये टेम्पलेट फिल कर सकते हैं। तो ये एक प्लानिंग टूल भी है, ठीक है। तो बेसिकली एक प्लानिंग टूल भी है, कंट्रोलिंग टूल भी है, एक आपको फोर्स करता है स्ट्रक्चर करने में। तो इसके मल्टीपल यूजेस है। अच्छा, अब इस टूल के इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। डिसेप्टिवली सिंपल टूल है। अगर मैं प्रोफेसर फाफ के वर्ड्स इस्तेमाल करूं, आपको देख के लगेगा कि अच्छा बस ये करना है तो ये कर लेंगे, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है, ये 10-12 सवालों का जवाब देना है। लेकिन इन टेम्पलेट्स के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं इनका जवाब ढूंढना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, और इन इटसेल्फ इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हमें एड्रेस करना पड़ता है। तो प्रोफेसर फाफ इस टेम्पलेट के लिए जो एनोलॉजी यूज करते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि इस टेम्पलेट के 3 मेन सेक्शन हैं। तो अगर आप यहां से देखें तो इसका एक सेक्शन है ये वाला जिसमें ABCD 4 चीजें हैं। फिर इसका एक सेक्शन है ये वाला जिसके अंदर EFGH और I तक चीजें हैं। और फिर उसका एक आखिरी सेक्शन है जिसके अंदर कुछ अदर कंसिडरेशंस हैं। मैं दोनों एनोलॉजीज की बात करता हूँ जो वो यूज करते हैं। एक एनोलॉजी तो वो ये यूज करते हैं कि आप यूं समझें कि जिस तरह आप एक डिनर पार्टी पे जाते हैं, तो डिनर पार्टी में क्या होता है, आपको एक एंट्रे होता है, यानी कि स्टार्टर। तो इस टेम्पलेट का एक एंट्रे है, एक स्टार्टर है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप कैप्चर करेंगे। फिर उसके बाद मेन मील है, जो इस टेम्पलेट का जो मेन क्रक्स है, और उसके बाद कुछ डेजर्ट है, कुछ मीठा है। तो एक अच्छा रिसर्च पिच, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल, एक अच्छी रिसर्च पिच जब अपने सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं कि जी मैं ये काम करना चाहता हूं, तो उसके अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट्स होंगे। एंट्रे होगा, मेन मील और डेजर्ट। अच्छा, अब इसकी एक और समझाने का उनका एक तरीका है जिसमें वो कहते हैं कि आप इसको 4-3-2-1 एक्शन प्लान के तौर पे लें। तो पहले 4 चीजें हैं ABCD, इन सवालों के जवाब ढूंढने। फिर 3 चीजें हैं आइडिया, डेटा, टूल्स। तो फिर इन 3 एस्पेक्ट्स के बारे में सोचें। फिर 2 की क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में सोचें। और फिर एक बॉटम लाइन है, इसके बारे में सोचें। तो 4-3-2-1 एक्शन प्लान है, 4-3-2-1 एक्शन प्लान है। अब मैं अगली स्लाइड्स में आपसे इन्हीं 4-3-2-1 के बारे में बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 4 में क्या है जी, वर्किंग टाइटल, बेसिक रिसर्च क्वेश्चन, की पेपर्स, मोटिवेशन पजल। फिर 3 में क्या है, आइडिया, डेटा, टूल्स। और फिर 2 और फिर 1। अब मैंने बारी बारी A से लेकर और आपके HIJK तक ये एलिमेंट्स ऑफ दिस टेम्पलेट को डिस्कस करना है, और यही आपने बातें सोचनी है स्टार्ट में। यहीं से आपने स्टार्ट लेना है, इन्हीं सवालों का जवाब अपने अपने आप से लेना है, इन्हीं सवालों का जवाब अपने अपने सुपरवाइजर को समझाना है, और उससे गाइडेंस लेनी है कि क्या जो आप समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो ठीक है, या इसको जो है वो रिफाइन किया जाए। और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। नेचुरली शुरू में आप कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं बना लेंगे जो आपका एक फाइनल टेम्पलेट होगा। डेफिनेटली आप कुछ चीजें लेके जाएंगे सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर समझेगा और फिर आपको अपनी गाइडेंस देगा। तो एक वर्किंग टेम्पलेट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 4 से, एंट्रे से, स्टार्टर से। और स्टार्टर है सेटिंग द सीन। 4 चीजें इसके अंदर हमने जो है वो टेम्पलेट में फिल करनी है। स्टार्टिंग विद अ वर्किंग टाइटल। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप एक वर्किंग टाइटल सोचें। डेफिनेटली मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि आपने टॉपिक सिलेक्शन कैसे करनी है। तो जब आप टॉपिक सिलेक्शन थोड़ी सी कर लेते हैं और कुछ मखसूस आर्टिकल तक पहुंच जाते हैं, तो आपके जहन में एक टाइटल आ जाता है, आ सकता है। और देखें, इसका नाम वर्किंग टाइटल है, दिस इज नॉट योर फाइनल टाइटल। आपने एक वर्किंग टाइटल देना है जिसको बाद में आप चेंज करते रहें, एंड दिस इज योर फर्स्ट चैलेंज। और ये टाइटल इवॉल्व होता रहेगा। वर्किंग का मतलब यहाँ पे यही है। जैसे जैसे आपको और बातें समझ आती जाएंगी, ये इवॉल्व होता जाएगा। अच्छा, टाइटल से मुतल्लिक बहरहाल मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ इंपॉर्टेंस होती है।
फॉर एग्जांपल जब मैं यूके में था तो ये टाइटल मेरी आखिरी चीज़ थी जिसको मैंने थीसिस सबमिशन करने से पहले मैं इसको चेंज कर सकता था विदाउट एनी हैजल ऑफ गोइंग थ्रू द डिफरेंट बोर्ड्स एंड डिफरेंट कमेटीज। तो लास्ट मोमेंट पे भी मैंने टाइटल में कुछ एक दो वर्ड्स की चेंजेस कर ली, अलाउड था। पाकिस्तान में सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में प्रपोजल डिफेंस से पहले पहले आप टाइटल के साथ जो मर्जी कर लें, लेकिन प्रपोजल डिफेंस के बाद टाइटल को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, टाइटल लॉक हो जाता है। और उसके बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो उसका फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो पाकिस्तान में टाइटल को काफ़ी इम्पोर्टेंस है। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे हैं शुरू की कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट विद एनी टाइटल जो आपके जहन में आ रहा है, जेनेरिक like determinants and consequences of CSR reporting, like what drives CSR reporting। तो टाइटल को आप like management accounting practices and developing countries, a case study of पाकिस्तान, तो जो आप टाइटल इनिशियली वर्किंग दे देंगे दैट इज डन। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जब तक आपके जहन में बहुत कोई अनोखा टाइटल नहीं आएगा और इम्प्रेसिव टाइटल नहीं आएगा तब तक आप अपनी रिसर्च स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि याद रखें रिसर्च आइटरेटिव होती है, नॉन लीनियर होती है। अभी आपने टाइटल सोचा है, आप आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, टाइटल चेंज कर देंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, टाइटल में एक मैनूवरिंग कर देंगे, तो ये चलता रहेगा। तो इसलिए आपने स्टार्ट करना है। हाँ, लेट्स से आप को मैं फास्ट फॉरवर्ड आगे ले जाता हूँ। तो लेट्स से आप अब काफ़ी दफ़ा ये टेम्पलेट फिल कर चुके हैं और काफ़ी दफ़ा डिस्कशन हो गई है और अब आपने ये अपना टाइटल जो है वो लेट्स से फाइनलाइज करना है। तो फिर उस टाइटल में क्या खसूसियत होनी चाहिए? तो फिर प्रोफेसर फाफ कहते हैं कि उसके अंदर 3 खसूसियात जो हैं वो होनी चाहिए और तीनों होनी चाहिए, यानी कि ये दिस इज नॉट ईदर, दिस इज लाइक टाइटल शुड बी इंफॉर्मेटिव, अटेंशन ग्रैबिंग एंड सर्चेबल। टाइटल कैसा हो? इंफॉर्मेटिव भी हो, अटेंशन ग्रैबिंग भी हो, सर्चेबल। अच्छा, इस चीज फिनोमेना को, ये जो 3 चीजें हैं ये अभी बार बार आएंगी, यानी कि जब भी मैं कोई बात करूंगा कि ये कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, तो प्रोफेसर फाफ, नाउ रिमेंबर मैं बात नहीं कर रहा है, प्रोफेसर फाफ ने अपने आर्टिकल्स में और अपनी प्रेजेंटेशन में इस तरह की बात बताई है, मैं सिर्फ उनको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे और उन्हीं की परमिशन से कोट कर रहा हूँ। तो वो बार बार 3 चीजों की, पावर ऑफ 3 की बात करते हैं। अच्छा, अब ये जो पावर ऑफ 3 है इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे उनकी उस तरह की डायग्राम्स नहीं ड्रॉ की जो उनकी स्लाइड्स में, आप जाके वो पावर ऑफ 3 की गेम भी समझ लीजिएगा। वो एक मिक्की माउस की कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर समझाते हैं पावर ऑफ 3। खैर वो भी आसान बात है, लेकिन पावर ऑफ 3 को मैं अपने अल्फाज में अगर समझाना चाहूँ तो मैं एक इसकी नॉलेज क्रिएट करता हूँ कि बचपन में हमारे पास एक कार्टून होता था, कार्टून का नाम था कैप्टन प्लैनेट। कैप्टन प्लैनेट में क्या होता था कि एक नेचुरली एक बैड फोर्सेस जो हैं जब वो अटैक करती थी किसी जगह पे, तो उनका जो सेवियर होता था वो कैप्टन प्लैनेट होता था। अब कैप्टन प्लैनेट कैसा होता था कि 7 दोस्त वो अपनी पावर्स को कंबाइन करते थे। लेट्स से एक के पास ताकत हवा की होती थी, विंड की, एक के पास फायर की ताकत होती थी, तो वो जो है एक के पास पानी की ताकत होती थी, तो वो अपनी पावर्स को कंबाइन करते थे। तो एक कहता था वाटर, एक कहता था विंड और एक कहता था फायर। तो वो जब ताकतें, और वो 7 ताकतें थी जितना मुझे रिमेम्बर है, तो जब 7 ताकतें इकट्ठी मिलती थी तो वो पावर बनती थी उस कैप्टन प्लैनेट की और फिर वो डिस्ट्रॉय करता था तमाम एनिमीज को। तो पावर ऑफ 3 का यहाँ पे मतलब ये है कि आपके पास आप एक चीज पर रिलाय ना करें, आप तीनों चीजें डालेंगे उसके अंदर तो उसके अंदर जान आएगी, वो कैप्टन प्लैनेट बनेगा, वो वर्किंग टाइटल बनेगा। तो वर्किंग टाइटल में इंफॉर्मेटिवनेस भी होनी चाहिए, यानी कि पढ़ के इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वो किस बारे में है। सुपरवाइजर समझ जाए कि अच्छा क्या कहना ये चाह रहा है, उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स की बात करना चाह रहा है, आउटकम्स की बात करना चाह रहा है, सीएसआर की बात करना चाह रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करना चाह रहा है। इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, पढ़ के ही समझ आ जाए। अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। अब ये बात की क्राफ्टिंग होती है, अभी शुरू में आप इतना अटेंशन ग्रैबिंग नहीं बना सकते, लेकिन बाद में आप उसको अटेंशन ग्रैबिंग बना सकते हैं। उसके लिए आप उसकी इसकी कोई ऑल्टरनेटिव वोकैबुलरी और लाइक क्वेश्चन मार्क टाइप टाइटल्स बना सकते हैं। व्हाट ड्राइव्स सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, तो वो आप अटेंशन ग्रैबिंग उससे कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज एंड सम गुड लैंग्वेज। अच्छा, फिर सर्चेबल होना चाहिए। सर्चेबल, आपको पता है कि आर्टिकल सर्चेबल बनाने के लिए कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, तो जितना सर्चेबल कीवर्ड होगा आपके आर्टिकल में उतना वो आर्टिकल जल्दी सर्च हो जाएगा। इसके अलावा ये बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। आजकल मुख्तलिफ जर्नल्स 8 से 10 वर्ड से ज़्यादा की स्पेस नहीं देते आपको टाइटल के लिए।
तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि कॉमास लगा के कोशिश की जाती है कि अपनी स्टडी के तमाम वेरिएबल्स को टाइटल में डाल दिया जाए, तो मेरे ख्याल में वो और कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आई सजेस्ट कि टाइटल जो है वो शॉर्ट भी होना चाहिए, एंड दिस इज द डिमांड ऑफ द रीसेंट टाइम्स। तो फाइनल जब आप वर्किंग टाइटल बनाएं तो ये इसमें पावर ऑफ 3 होनी चाहिए, उसको इन्फॉर्मेटिव बनाएं, उसको टेंशन ग्रैबिंग बनाएं और उसको सर्चेबल बनाएं। तो जब आप टॉपिक फाइनलाइज कर रहे हो तो इसका ख्याल रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं बेसिक रिसर्च क्वेश्चन पे। अच्छा, अब बेसिक रिसर्च क्वेश्चन जो है वो अगला चैलेंज है। आपने एक जुमले में या कुछ एक दो जुमलों में आपने अपना जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके की फीचर्स को हाईलाइट करना होता है। यहाँ पे भी आपने कोशिश करनी है कि आपने जो आपका जो आइडिया है उसको आपने सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स में क्वेश्चन की फॉर्म में ड्राफ्ट करना है। अब इन मेनी वेज जो आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा दैट वुड बी वेरी मच सिमिलर टू दी वर्किंग टाइटल जो आपने दिया होगा। लाइक अगर आप डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सीएसआर रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो रिसर्च क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा और कोशिश करें कि वो एक्सप्रेशन में न्यूट्रल हो। मिसाल के तौर पे व्हाट आर दी सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ सीएसआर रिपोर्टिंग। अब सीएसआर रिपोर्टिंग की बजाय आप कोई सा भी वेरिएबल ले लें, सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ y और सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ z। तो सिंपल सा एक एक्सप्रेसिव सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेरिएबल y। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो टाइटल है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेरिएबल y के बारे में है। और सिंपल करना चाहें तो एक्सप्लोर द एम्पिरिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेरिएबल y। इसमें आपको न्यूट्रल रखने की कोशिश करें, कोई डायरेक्शन ना दें, डायरेक्शन आप फिर हाइपोथेसिस में दे दें। तो दिस इज समथिंग अबाउट बेसिक रिसर्च क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी फिर वो जो पावर ऑफ 3 वाली बात है तो प्रोफेसर फैफ जो है वो फिर 3 चीजें बताते हैं कि एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन में 3 चीजें होनी चाहिए। वो आपकी पैराडाइम चॉइस को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जो ब्रॉड थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन है उसको रिफ्लेक्ट करे, उसमें फोकस चॉइस हो, लाइक फोकस आपका डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेटरी है, प्रिडिक्शन है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वो बात भी आनी चाहिए, जैसे अभी मैंने मिसाल में दी, टू एक्सप्लोर, टू एक्सप्लेन, टू प्रिडिक्ट, ये चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और उसमें डिसिप्लिन चॉइस होनी चाहिए कि आप का डिसिप्लिन उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा हो, लाइक सीएसआर रिपोर्टिंग और व्हाटएवर। तो लाइक अगर मैं इन सारों को मिला के क्वेश्चन क्राफ्ट करूं तो मैं अगर ये कहता हूं टू एक्सप्लोर द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सीएसआर रिपोर्ट्स बाय मैनेजर, तो इसमें आप देखेंगे इसमें पैराडाइम चॉइस भी रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें फोकस चॉइस भी आ रही है एक्सप्लोर की सेंस में, पैराडाइम सोशल कंस्ट्रक्शन की सेंस में, और उसमें डिसिप्लिन चॉइस भी आ रही है सीएसआर रिपोर्ट्स। तो अ गुड क्वेश्चन शुड बी सिंपल and should be neutral and should possess these 3 characteristics. Power of 3. अच्छा, अब की पेपर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट पेपर से पेपर ले आता है और उसको फिर शॉर्टलिस्ट नहीं करता और फिर सुपरवाइजर के सामने रख देता है कि जी सर इसमें से बताएं कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। अगेन स्टूडेंट के ये काम स्टूडेंट के करने का है कि वो की पेपर आइडेंटिफाई करे और इस टेम्पलेट में बताए, क्योंकि स्टूडेंट कोशिश करता है सुपरवाइजर पे डाले, सुपरवाइजर की कोशिश होनी चाहिए कि स्टूडेंट करे, क्योंकि बुनियादी तौर पर रिसर्च जो है वो स्टूडेंट का काम है, हमने सिर्फ गाइड करना है। तो की पेपर्स के मुतालिक जो गाइडेंस है वो ये है कि 3 की पेपर्स, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 की पेपर्स होने चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ स्टूडेंट एक काम और करता है कि वो एक पेपर पकड़ के बस उसी को रेप्लिका भी करने की कोशिश करता है, विच इज वेरी रॉन्ग, डिसऑनेस्टी है। तो की पेपर्स के मुतालिक बहुत ज्यादा पेपर्स इनिशियल आप ना देखें, 3 पेपर देखें, 3 पेपर्स को अच्छे तरीके से रिव्यू करें, 3 पेपर्स के बारे में ही यहाँ पे टेम्पलेट में मेंशन करें। और 3 पेपर अब कैसे होना चाहिए, अब यहाँ पे फिर एक प्रोफेसर फैफ, और यही ब्यूटी है इस सारी पिचिंग रिसर्च के टेम्पलेट्स की और सारी इंफॉर्मेशन की, कि वो आपको जगह जगह पे गाइडेंस बता रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। 3 पेपर कैसे होना चाहिए, एक गुरु ऑथर का हो, हर फील्ड का गुरु ऑथर होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के गुरु ऑथर्स हैं, मुझे पता है कौन से हैं, सस्टेनेबिलिटी के गुरु ऑथर्स हैं, मुझे पता है कौन से हैं। तो जो 3 पेपर हो, एक गुरु ऑथर का हो, चाहे पुराना हो, चाहे किसी अच्छे जर्नल में ना छपा हुआ, गुरु ऑथर होना चाहिए। एक जो है रीसेंट पेपर होना चाहिए 2020-2019 का, लेट्स से अगर आप 2020 में बात कर रहे हैं, ये वाली रीसेंट पेपर होना चाहिए। और एक पेपर हाई क्वालिटी जर्नल से होना चाहिए, जो टॉप रैंक जर्नल हो, Tier 1 Tier 2, जो टॉप रैंक 4 स्टार 3 स्टार जर्नल्स हैं। तो कोशिश करें जो 3 पेपर्स की चॉइस है वो ऐसी हो
जो इन 3 वैरायटीज में हो तो पावर ऑफ 3 आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर गुरु का रिफ्लेक्शन भी आ जाएगी, उसके अंदर रीसेंट रिफ्लेक्शन भी आ जाएगी, उसके अंदर हाई क्वालिटी की रिफ्लेक्शन भी आ जाएगी। इन 3 को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास एक अच्छा सिंथेसिस बनेगा, जिसकी बेस पे आप अपनी जो गैप्स हैं और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इन्हीं 3 पे फोकस करें, इन्हीं 3 से आप मैक्सिमम चीज़ें निकालें और इस टेम्पलेट में कर दें। हैविंग सेड दैट, 3 के सेंस में आपने नहीं लेना, ना लें, आप 4 कर लें, 5 कर लें, बट थिंग इज दिस कि बहुत ज्यादा पेपर्स नहीं होने चाहिए। 5 से तो ऊपर मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगा। इनिशियली स्टार्टिंग पेज में 5 पेपर्स आर एनफ। डोंट गो टू योर सुपरवाइजर विद अ यूएसबी इन योर हैंड और आप उसे 50 पेपर थमा देंगे, सर बताएं। अब 30 मिनट में वो पेपर को देख भी नहीं सकता। फाइनली मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन के बारे में भी वो कहते हैं कि पर्सनल मोटिवेशन के बारे में बताएं इस टेम्पलेट में। और ये जो मोटिवेशन है ये पर्सनल मोटिवेशन नहीं है कि जी अच्छा मैं प्रमोशन चाहता हूँ तो इसलिए मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ। ये एक एकेडमिक मोटिवेशन होनी चाहिए और उस एकेडमिक मोटिवेशन में कुछ चीज़ों की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। अगेन पावर ऑफ 3 ये कहती है कि उसके अंदर रियल वर्ल्ड फिनोमेना की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। लाइक आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आपने कहा कि ये क्लाइमेट चेंज में मुझे अपना हिस्सा डालना चाहिए, तो आपको लगा कि अकाउंटिंग भी क्लाइमेट चेंज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो आपने सोचा कि वाई नॉट मैं ऐसी रिसर्च करूं जिसमें अकाउंटिंग का जो क्लाइमेट चेंज में रोल है उसको मैं रिफ्लेक्ट करूं। तो यहाँ पे एक एकेडमिक मोटिवेशन है कि आपने कहा कि रियल वर्ल्ड फिनोमेना में आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर फिर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थ्योरी की, मॉडल की, कि आप की मोटिवेशन में जो डिफरेंट थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। और की स्टेक होल्डर्स कि आप जब ये रिसर्च करेंगे तो आउट ऑफ एकेडमिक सेटिंग मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, जिसमें प्रैक्टिशनर्स भी आ सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी आ सकते हैं, तो उनको क्या फायदा होगा। तो आप एक मोटिवेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैं मोटिवेटेड हूं कि मैं प्रैक्टिस में कंट्रीब्यूट करूं, या मैं मोटिवेटेड हूं कि मैं पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट करूं। तो इसलिए आपकी मोटिवेशन को पावर ऑफ 3 का ये कहना है कि 3 चीजों को उसमें रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। इट इज नॉट अ पर्सनल मोटिवेशन, इट इज एन एकेडमिक मोटिवेशन। तो ये हमारा हो गया जी स्टार्टर। टेम्पलेट में स्टार्ट में ये 4 चीजें आपने फिल करनी है। अच्छा, इस चीज को मैं फिर एक दफा एक और बात भी कर लूं कि ये टेम्पलेट, इसको आपने यूं भी नहीं लेना, और मैं अगेन प्रोफेसर फाफ के वर्ड्स कोट कर रहा हूं, आपने इसको यूं भी नहीं लेना कि आपने हर हाल में पहले वर्किंग टाइटल ही लिखना है तो फिर बेसिक रिसर्च क्वेश्चन पे आना है। आप इसको बैक एंड फोर्थ भी फिल कर सकते हैं। कोशिश करें आप इसको इस सीक्वेंस में कर लें, नहीं तो बैक एंड फोर्थ आप इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च जो है वो आइटरेटिव प्रोसेस है। और ये भी हो सकता है कि आपने उसको इनिशियली फिल किया, नीचे गए तो फिर आपको लगा नहीं ऊपर आपको क्वेश्चन में ये सेंटेंस लिखना चाहिए, आपने चेंज कर दिया। तो ये सिर्फ टेम्पलेट आपको स्ट्रक्चर दे रहा है, एक सवाल को अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, कौन से खाने में क्या लिखना है, क्या सोचना है, ये सिर्फ ये बता रहा है। ये लिनियरिटी पे हम इसको रिड्यूस नहीं कर रहे, ना आप कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज है 3 पे आ जाते हैं। 4 हो गया, स्टार्टर हो गया, अब मेन कोर्स की तरफ आना है, मेन मील की तरफ आना है। उसमें अब 3 एक्शन पॉइंट्स हैं, जिसको प्रोफेसर फाफ 3 इडियट्स भी कहते हैं। इसमें आई, डी और टी का रोल है। आइडिया, डेटा और टूल्स, IORS वैसे मिलाया हुआ है, आइडिया, डेटा एंड टूल्स। तो 3 इडियट्स पर बात कर लेते हैं। तो 3 चीजें जो बड़ी कोर हैं इस टेम्पलेट में, वो अब ये है कि अब आपने जो है वो 3 क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स पे अपने सुपरवाइजर को क्लैरिटी देनी है, समझाना है और उससे गाइडेंस लेनी है। दोनों चीजें यहाँ पे, उससे बताना भी है, उससे समझाना भी है, फिर उससे समझना भी है। तो उसमें से 3 जो क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स है, उसमें पहली चीज है आइडिया, दूसरा है डाटा और तीसरा टूल्स। इसी चीज को उन्होंने एक्रोनिम बनाया है इडियट्स का, 3 इडियट्स। तो ये बहुत बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यहीं पे सारी इमारत रिसर्च की खड़ी है। इसी पे आपने बहुत ज्यादा टाइम लगाना है, सोचना है। इसमें से सबसे पहली चीज है आइडिया, एक अच्छा आइडिया। अब आइडिया में आप इस चक्कर में ना पड़ें कि बड़ा इंप्रेसिव आइडिया होना चाहिए, और बाज़ आप जितना मर्जी इंप्रेसिव आइडिया ले लें, बट इफ दैट इज नॉट वेल क्राफ्टेड एंड दैट इज नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, तो वो आइडिया कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है। तो आइडिया से मुतल्लिक हाँ ठीक है, आइडिया में नॉवेल्टी होनी चाहिए, दैट शुड बी समहाउ यूनिक। तो उससे मुतल्लिक जो पावर ऑफ 3 है
वो ये कहती है कि एक अच्छे आइडिया में इंटेलेक्चुअल कंटेंट भी होना चाहिए। कोर आइडिया शुड ड्रॉ द इंटेलेक्चुअल कंटेंट, उसके अंदर सेंट्रल हाइपोथेसिस को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल टेंशंस जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब इसमें ये बात नोट करें कि जो एक अच्छा रिसर्च आइडिया है वेरी लाइकली कि वो किसी थ्योरी से ड्रॉ हो रहा हो, बट नॉट नेसेसरली कि जो आपका अच्छा आइडिया है वो हमेशा एक्सक्लूसिवली theoretical हो. Sometimes you may craft an idea by innovative blending of existing theory, or it might actually relate to clever way of exploiting institutional differences or recognizing the differences in the existing theoretical construct. तो आप एक अच्छा आइडिया जो है वो theoretical tensions among existing theory से भी ड्रॉ कर सकते हैं. Like अगर एक फिनोमेना को आप रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी से भी वो एक्सप्लेन किया जाता है, और एक को लेजिटिमेसी थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया जाता है, और एक को स्टेक होल्डर थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया जाता है, और एक को इंस्टीट्यूशनल थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया जाता है. इंस्टीट्यूशनल थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन देती है, रिसोर्स डिपेंडेंस एक एक्सप्लेनेशन देती है. लेट्स से इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ. एक कहती है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक कहती है नेगेटिव रिलेशनशिप है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल टेंशंस हैं, और यहाँ पे आप आइडिया यू माइट कम अप विद एन आइडिया कि अच्छा हम इसको रिकनसाइल करते हैं कि ये दोनों थ्योरीज क्या रिकनसाइल हो सकती है नहीं हो सकती, और हम वी कम अप विद अनदर थ्योरी. तो अ गुड आइडिया शुड बी बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल टेंशन. थ्योरेटिकल टेंशंस के अलावा उस आइडिया के अंदर आपकी जो है वो सेंट्रल हाइपोथेसिस होनी चाहिए. आपको उसमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है लेफ्ट साइड, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है राइट साइड. तो बेसिकली यहाँ पे आइडिया में आपकी रिसर्च क्वेश्चन और मोटिवेशन को देखते हुए अपनी जो कोर हाइपोथेसिस है उस पे रिफ्लेक्ट करेंगे. सो आइडिया इज बेस्ड ऑन दीज 3 एलिमेंट्स. उसके बाद आ जाते हैं डाटा पे. अब आपने डाटा पे बहुत सारी चीज़ें, अब आपको यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास, बहुत सारी चीज़ें आपने सोचनी है, और उसमें से आपने कुछ चीज़ों को अपने टेम्पलेट में बताना है अपने सुपरवाइजर को कि जो भी अब आपने रिसर्च, जो भी आपका रिसर्च आइडिया है उसके लिए आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाई है तो उसका डाटा सेट क्या होगा, किस कंट्री में है, किस सेटिंग में डाटा होगा, यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, सैंपल पीरियड क्या होगा, टाइप ऑफ डाटा क्या है, सैंपल साइज क्या होना चाहिए, क्या डाटा पैनल डाटा है, डाटा सोर्सेज कौन से हैं, क्या वो कमर्शियली अवेलेबल हैं, क्या हमें खुद कलेक्ट करने पड़ेंगे, टाइम फ्रेम क्या होगा, क्या फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास नॉवल्टी अवेलेबल है, क्या हम उसमें नॉवल्टी लेके आ सकते हैं डाटा कलेक्शन में या डाटा एनालिसिस में. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको सोचनी है और जो आपको रिफ्लेक्ट करनी है अपनी रिसर्च पिच में. कि आप ये बताते हैं कि मैं रिसर्च पाकिस्तान में करूँगा, मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस मैनेजर्स हैं या कंपनीज हैं, और मेरा सैम्पल पीरियड 10 साल है, सैम्पल साइज जो है वो मैंने 100 लिस्टेड कंपनीज को लिया है, एंड दिस एंड दैट. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स लिखे हुए हैं, तो इसमें से इस चीज़ को आपने रिफ्लेक्ट करना और अपने सुपरवाइजर को इनिशियल मीटिंग्स में इस पर डिस्कशन लेनी है और इससे गाइडेंस लेनी है. इसमें 3 फैक्टर्स हैं, तीनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. सप्लाई साइड क्या होती है, डाटा अवेलेबल क्या है. तो बहुत सारे लोग जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हम उसको अच्छी रिसर्च नहीं कह सकते कि अच्छा चूंकि ये डाटा अवेलेबल था, चूंकि मैं मुल्तान में था, चूंकि मैं एक मखसूस यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने उन लोगों से इंटरव्यू कर लिया या उन लोगों से फॉर्म फिल कर लिए. तो सप्लाई साइड को ज़रूर देखें, बट इट शुड नॉट होली बेस्ड ऑन द सप्लाई साइड. अच्छा, डिमांड साइड क्या है जी, कि जो रिसर्च आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, अवेलेबल डाटा तो यही था, सप्लाई साइड आपने देख ली, लेकिन उस रिसर्च के लिए और डाटा सेट क्या चाहिए. तो डिमांड साइड को भी ज़रूर देखें कि वो आपकी रिसर्च जो है वो पर्टिकुलरली क्या डाटा सेट डिमांड करती है. तो आपको डिमांड साइड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सप्लाई साइड को भी देखें, डिमांड साइड को भी देखें, और फिर डेफिनेटली आप अपनी सब सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी को भी देखेंगे. तो अगेन एक अच्छा पिच वो होगा जो जिसमें आप इन 3 चीज़ों की पावर को मिलाएंगे, अपनी सप्लाई साइड को भी देखेंगे, डिमांड साइड को भी देखेंगे, और सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी को देखते हुए आप ये फैसला लेंगे, तो फिर आप एक अच्छी पिच जो है वो बना सकते हैं. फिर उसके बाद है टूल्स. तो टूल्स में
अगेन फिर बहुत सारे डिसीजंस हैं कि आप कौन से टूल्स यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव टूल्स। अच्छा, मैं ये भी बात यहाँ पे बता दूं कि मोस्टली जो रिसर्च पेज है ये क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं अभी क्वालिटेटिव रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं कर रहा। मैं अभी एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा क्वालिटेटिव रिसर्चर की रिसर्च पेज के हवाले से, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी है, कुछ लोगों ने उस पर भी काम किया है। उसमें आइडिया डेटा टूल्स की बजाय TCM का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी, कॉन्टेक्स्ट और मेथडोलॉजी, वो मैं उस पर सेपरेटली क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में फ़र्क और फिर उसका जो टेम्पलेट है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं उस पर मैं सेपरेटली बात करूंगा। ठीक है, तो अभी ये समझें कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्चर का है। तो टूल्स पे फिर हम अज्यूम कर रहे हैं, अगेन क्वांटिटेटिव टूल्स पे हमने बताना है, हमने मेंशन करना है अपने पेज टेम्पलेट में कि क्या हम कोई रिग्रेशन मॉडल यूज करेंगे, क्या हम कोई इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्या उस सॉफ्टवेयर पे हमारी एक्सेस है, क्या हमारे पास वो नॉलेज और स्किल्स हैं, कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज ना हो, हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने वाली शायद नहीं है, इन चीज़ों का ख्याल रख के आपने चॉइसेस लेनी है और उन चॉइसेस को फिर आपने मेंशन करना है। डोंट टेक इट लाइक दिस कि अब आप उस टेम्पलेट में बताएं, वो एक कंट्री के आगे लिखना है पाकिस्तान और यूनिट एनालिसिस के आगे लिखना है, ये सारी आपने बातें सोच के आपने जो चॉइसेस लेनी है उसको सिर्फ आपने मेंशन करना है। तो इसमें भी फिर वही चीज़ है, सप्लाई साइड के कौन से टूल्स इस वक्त अवेलेबल हैं और डिमांड साइड कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं और फिर आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या है। तो तीनों चीज़ों को देखते हुए, डिमांड साइड, सप्लाई साइड और कोर डिज़ाइन को देखते हुए, आप कंबाइंड इनको इंटीग्रेटेड वे में देख के एक अपने टूल जो है वो चूज़ करें। और ये टूल जो है वो अकॉर्डिंग टू द आइडिया और अकॉर्डिंग टू द डाटा हो। तो ये जो है इसका कोर एलिमेंट है, 3 इडियट्स इसका मेन पिलर है जिसमें आपने आइडिया, डाटा और टूल्स पे एम्फसाइज करना है। अच्छा, हमने 4 कर लिया, हमने 3 कर लिया, अब आ जाए 2 पे। सो 2 की क्वेश्चंस जो इस टेम्पलेट में है और जिसका जवाब आपने सोचना है और अपने आप को कन्विंस करना है और अपने सुपरवाइजर को कन्विंस करना है, वो है व्हाट्स न्यू एंड सो व्हाट। और ये क्वेश्चन 2 ऐसे हैं जो आपसे अक्सर जो वाइवाज हैं और जो डिफेंस हैं उसमें पूछे जाते हैं। इवन जो आपके रिसर्च पेपर्स के जो रिव्यूज होते हैं उसमें भी ये सवाल पोज किया जाता है और इसका तसल्ली बख्श जवाब रिव्यूअर को चाहिए होता है। व्हाट्स न्यू का जवाब, व्हाट्स न्यू में क्या है भाई, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो पीछे जो 3 चॉइसेस ली हैं, आइडिया की, डाटा की और टूल्स की, क्या उसमें कोई नॉवेल्टी है। आपके आइडिया में क्या नॉवेल्टी है ये भी आपको बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपके डाटा में क्या नॉवेल्टी है ये भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिर टूल्स में क्या नॉवेल्टी है आपको ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, अब अगेन पावर ऑफ 3 देखें तो पावर ऑफ 3 ये डिमांड करती है, देखें कुछ पेपर सिर्फ एक नॉवल आइडिया की बेस पर लिखे जाते हैं, फाइन लिखे जाते हैं। कुछ पेपर सिर्फ नॉवल आइडिया की बेस, नॉवल डेटा की बेस पर लिखे जाते हैं, ठीक है लिखे जाते हैं। कुछ में टूल्स जो है वो नॉवल होते हैं तो वो भी पेपर है। लेकिन एक अच्छी रिसर्च पिच, एक एग्जाम्पलरी रिसर्च पिच, एक अच्छा PhD का थीसिस, एक अच्छी एमफिल की रिसर्च वो होगी जिसमें आप इन तीनों चीज़ों में नॉवेल्टी लाने की कोशिश करेंगे। पावर ऑफ 3, ये तीनों फोर्सेस जब कंबाइन होंगी तो फिर आपका कैप्टन प्लानट बनेगा, फिर आपका जो रिसर्च पेपर है वो कैप्टन प्लानट जितनी पावर रखता होगा। तो आइडिया में भी नॉवेल्टी, डेटा में नॉवेल्टी, टूल्स में नॉवेल्टी, और ये उसी वक्त होगा जब एप्लीकेशन नहीं आएगी। फिर एक सवाल पूछा जाता है सो व्हाट। तो आपने अपने सुपरवाइजर को और अपने पिची को, पिची यहाँ पे वो है जिसको आप पिच कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है वो सुपरवाइजर हो, बात कर किसी कॉन्फ्रेंस में आप अपना रिसर्च आइडिया पिच कर रहे होते हैं, किसी कंपटीशन में पिच कर रहे होते हैं, इवन जब हम रिसर्च पेपर लिख के भेजते हैं तब भी हम अपना आइडिया पिच कर रहे होते हैं। तो आपने अपनी पिची को इस चीज़ से भी कन्विंस करना है कि सो व्हाट का आंसर जो है उस पर एड्रेस करना है कि आप जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं और आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो उस सवाल का जवाब ढूंढना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या हो जाएगा, ऐसा क्या बिहेवियर में चेंज आएगा, ऐसा क्या डिसीजन में चेंज आ जाएगा इस रिसर्च की आउटकम की बेस पे। तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो पूछी जा रही हैं। पॉलिसी मेकर्स के डिसीजन पे को फर्क पड़ेगा, किसी शेयर होल्डर के डिसीजन पे फर्क पड़ेगा आपकी रिसर्च से, किसी प्रैक्टिशनर की डिसीजन पे फर्क पड़ेगा, एक स्मोकिंग करने वाला स्मोकिंग छोड़ देगा, एक पानी ज़ाया करने वाला क्या पानी ज़ाया करना कम कर देगा। तो ये अगर आपकी रिसर्च में एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने
अपने सुपरवाइज़र को कन्विंस करें कि जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है और जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है और जो मैं जो आइडिया, डेटा और टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, इसके नतीजे में जो जवाब आएगा वो जवाब इस शख्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा और उसका वो ये बिहेवियर जो है वो चेंज कर देगा। तब हम इस को समझेंगे कि अच्छी रिसर्च पिच है। तो शुरू में ही इस तरह के सवालों पर भी आपको ज़रूर सोचना चाहिए। जी, डिसिप्लिन, सिग्निफिकेंस, स्टेक होल्डर इम्पैक्ट, द वे वी थिंक, ये तीन वही पावर्स फिर यहाँ पे आ गई कि आपने ये सोचना है कि इससे आपका डिसिप्लिन सिग्निफिकेंस क्या है, आपके डिसिप्लिन पे, आपके लिटरेचर पे क्या इंपॉर्टेंस है, फिर स्टेक होल्डर इम्पैक्ट क्या है, और इससे हम जो सोचते हैं उस हमारी सोच में किस हद तक तब्दीली आएगी। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आखिरी चीज़ 4, 3, 2, 1 पे हम आ गए हैं। लास्ट पॉइंट है, वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द रिसर्च। तो एक आखिरी चीज़ है और ये आखिरी बॉटम लाइन है। अब ये वो चीज़ है जो आपको बहुत ग्रिल करेगी इनिशियल डिस्कशंस में। सुपरवाइज़र आपका एंड तक ये बात आपसे पूछता रहेगा कि बताएं कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, गैप्स क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे। तो ये कंट्रीब्यूशन का जो सवाल है वो इज द फाइनल बॉटम लाइन, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, रिसर्च का कंट्रीब्यूट करना। ये और बात है कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च, अच्छी रिसर्च में एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी बेस्ट लेके आ रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो फिर कंट्रीब्यूशन ना भी हो, एटलीस्ट रिसर्च प्रोसेस की जो लर्निंग है वो अच्छी हो जाती है और आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो अल्टीमेट गोल सीखना भी है, रिसर्च प्रोसेस भी सीखना है, इससे गुजरना है, अपने आप को रिफाइन करना है, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है वो कंट्रीब्यूट करना है नॉलेज को। और प्राइमरी सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इडियट, IDT है। आइडिया में अगर आप अपनी नॉवेल्टी लेके आते हैं और अगर आप डाटा में नॉवेल्टी लेके आते हैं और अगर आप टूल्स में नॉवेल्टी लेके आते हैं, तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो तीन चीज़ें जो मेरे से PhD के दौरान बार बार पूछी जाती थी बाय माय सुपरवाइजर, और एंड तक आखिरी साल तक भी मेरा सुपरवाइजर ये तीन सवाल लाजमी मेरे से पूछता था कि बताओ आपकी एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, आपकी थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, और आपकी मैथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये वो उसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। आपका आइडिया, आपका डाटा और आपकी टूल्स, जब आप इन चीज़ को नॉवल वे में इसमें नॉवेल्टी लेके आते हैं, एक यूनिक डाटा सेट के साथ, यूनिक एम्पिरिकल सेटिंग में, यूनिक थ्योरी यूज़ करते हुए, यूनिक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हुए आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन भी लेके आ रहे होते हैं, आप थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन भी लेके आ रहे होते हैं, और आप मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन भी लेके आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगेन पावर ऑफ 3, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी रिसर्च पिच में। उसमें एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल भी होनी चाहिए, मेथोडोलॉजिकल भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में नॉर्मली स्टूडेंट सिर्फ ये कह के पास कर देता है कि मैंने ये रिसर्च पाकिस्तान में की है और पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। तो ये शायद एक डिफरेंट एम्पिरिकल सेटिंग, कॉन्टेक्चुअल सेटिंग हो सकती है, लेकिन इसके अंदर अगर आपने वही वेरिएबल्स लिए हैं, वही डाटा सेट है, आपकी थ्योरी है, और उसी तरीके से आपने रिग्रेशन रन कर दी है, तो फिर इसके अंदर बाकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड रिसर्च पिच। तो शुरू में ही कोशिश करें कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं उसके अंदर ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो। इसके अलावा फाइनल कंसिडरेशन जो कि हमारा डेजर्ट है, उसके अंदर आपने कुछ चीज़ें सोचनी हैं। ये नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स ये समझ लें कि अर्ली कैरियर रिसर्चर्स के लिए हैं, जो रिसर्च प्रोसेस कर चुके हैं, थोड़ा सा वाकिफ होके हैं, अब उन्होंने मजीद कंसिडरेशंस भी करनी होती हैं। खैर स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती हैं, क्या वो कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी डाटा के लिए या किसी टूल के लिए या किसी मेथोडोलॉजी के लिए। कोलैबोरेशन इज़ गुड थिंग जो आपको ज़रूर सोचनी चाहिए। कोलैबोरेशन से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। इवन सुपरवाइज़र सोच सकते हैं कि वो किसी दूसरे सुपरवाइज़र से कोलैबोरेट कर लें इस रिसर्च प्रोजेक्ट में। और उसके बाद जो है वो टारगेट जर्नल के बारे में सोचें। टारगेट जर्नल क्या है कि आपकी रिसर्च जो है वो किस जर्नल में पब्लिश हो सकती है। तो शुरू से ही टारगेट जर्नल के बारे में सोचें, क्योंकि आपने अल्टीमेटली रिसर्च को पब्लिश करना है। जितना क्लियर होंगे आप टारगेट जर्नल्स के बारे में, उतना आप उसको उस हिसाब से क्राफ्ट करेंगे। और ये एक रिसर्च वाइवा में भी ये पूछी जाती है बात, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट। हम तो खैर नहीं करते, लेकिन जब मैं बाहर था तो रिस्क असेसमेंट करनी पड़ती है कि डेटा कलेक्शन के लिए आपको जिस शहर में जाना पड़ रहा है,
तो क्या वो प्लेस सेफ है, क्या वो इंटरव्यूज कर सकेंगे, क्या आप डेटा कलेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट में और चीज़ें भी आ जाती हैं। बैकअप प्लान्स होने चाहिए। बाज़ का डेटा आप कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन वो डेटा ज़ाया हो जाता है, यूएसबी ड्राइव्स की चोरी हो जाती हैं, तो बैकअप प्लान्स भी रिस्क असेसमेंट में आते हैं। कई ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर थीसिस भी डिलीट हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। और फाइनल कंसिडरेशन आपको स्कोप की होनी चाहिए, स्कोप बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए, बहुत नैरो नहीं होना चाहिए। तो जब आप इन सारी चीज़ों को एक टेम्पलेट की फॉर्म में लिखेंगे इन चॉइसेस को, तो फिर आप खुद भी क्लियर होंगे, आप सुपरवाइजर को भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे वी आर डन विद द टेम्पलेट। मैं एक दफ़ा फिर टेम्पलेट पे जाऊंगा और कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए, ये लिंक्स हैं pitchingresearch.com, फिर कुछ क्लैरिवेट के, कुछ HEC के जो रिसोर्सेज मैं दिखा रहा था, ये वो चीज़ें हैं। तो इन रिसोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जिस तरह आपको बताया था कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने प्रोफेसर फाफ को ईमेल किया, तो ये उनका रिप्लाई भी आया। और आप देख सकते हैं कि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपका ये जो रिसोर्स है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, मैं इसको खुद भी पढ़ाने में यूज़ करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि यूट्यूब वीडियो लेक्चर में आपका ये रिसोर्स कोट करूँ, और क्या आप मुझे परमिशन देते हैं। मैंने अपने इनिशिएटिव के बारे में बताया एंड ही सेड कि आई एम वेरी हैप्पी टू अप्रूव एंड सपोर्ट योर इनिशिएटिव। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो बात मुझे की, मैं वो इसीलिए मैं ईमेल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि आई वुड बी वेरी कीन फॉर यू टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू डायरेक्टली एंड इंडिविजुअली एक्सेस दीज रिसोर्सेज फ्रॉम SSRN। मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स को कहें और उनको इनकरेज करें कि वो डायरेक्टली और इंडिविजुअली ये सारे रिसोर्सेज एक्सेस करें। ये सारे रिसोर्सेज फ्री हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, डाउनलोडेबल हैं। सिर्फ आपने इन लिंक्स पे जाकर इसको क्लिक करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, नाम बताना है, तो आपको ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो अगर आप मुझे अपना जो है वो ईमेल एड्रेस आप एक ईमेल कर दें, तो मैं आपको ये ईमेल फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ और आपको ये रिसोर्सेज के लिंक्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ और बताता जाऊँ, प्रोफेसर फैफ ने इसको 33 लैंग्वेजेस में इस टेम्पलेट को ट्रांसलेट भी करवाया है। मैं आपको अभी उर्दू में टेम्पलेट भी दिखा देता हूँ। तो ये एक उर्दू में टेम्पलेट है, बट मैंने चूंकि बहुत सारी बातें आपको उर्दू में वैसे ही समझा दी, तो शायद इसकी आपको ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये टेम्पलेट 33 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और इसकी गाइडेंस भी है। और हर साल नहीं, फ्रीक्वेंटली वेबिनार्स भी होते हैं और कंपटीशंस भी होते हैं। तो पाकिस्तान में 2017-18 में कंपटीशन हुआ था, जिसके जितने भी पिचर्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स, उन्होंने क्या पिच बनाई थी 2 पेजेस की, वो 2 पेजेस आप देख सकते हैं। और ये मोस्टली अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो आपको काफ़ी समझ आएगा। और चूंकि पाकिस्तानी ऑथर्स के हैं तो आइडियाज़ आपको समझ आ जाएंगे। And he also said that I am currently exploring the possibility of running a second edition competition in Pakistan post COVID-19 crisis. तो ये जैसे ही होता तो मैं इसको अनाउंस भी कर दूंगा। तो ये ईमेल मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा इफ़ यू गिव मी एन ईमेल एड्रेस। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़ीशान ZEESHAN, somehow मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा, ZEESHAN। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ somehow, तो ZEESHAN at globalacademy.com। तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको ये मेल जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मज़ीद इसमें डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। और फिर इसके अलावा ये सारे रिसोर्सेज, पिचिंग रिसर्च, वेबसाइट, ये सारे, और ये कुछ पेपर्स भी उन्होंने लिखे हैं जर्नल्स में, तो ये सारे मैंने लिंक में भी दे दिए हैं और आप खुद भी एक्सप्लोर कर लेंगे। ये वो मेन वेबसाइट है पिचिंग रिसर्च की, जिसमें उनकी अपनी वीडियोस मौजूद हैं, वेबिनार्स मौजूद हैं और तमाम एग्जांपल्स के साथ अकाउंटिंग की, फाइनेंस की, मैनेजमेंट की उन्होंने इस वेबसाइट में तमाम टेम्पलेट्स, वीडियोस और पिच एग्जांपल, यहाँ पे आप देखें कितनी सारी एग्जांपल्स हैं। ये सारी जो हैं वो एग्जांपल्स हैं टेम्पलेट्स की, तो आपको कुछ टेम्पलेट्स पढ़ के आइडिया भी हो जाएगा। ये इट्स रेंज फ्रॉम A to Z, लाइक एवरी फील्ड यहाँ पे कवर हो रही है। तो जो भी आपकी फील्ड है उसके मुताबिक आप ये टेम्पलेट जो है वो खुद डिस्कवर कर सकते हैं। तो
ऑन दैट नोट आई विल एंड माई प्रेजेंटेशन, माई लेक्चर। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रहा है उस पर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड दे दूँ और स्ट्रक्चर्ड गाइड दे दूँ। तो उसमें मैंने प्रोफेसर फैफ का जो काम है उसका सहारा लिया और आपको समझाने की कोशिश की। बहुत यूज़फुल टूल है। यहाँ पे खैर कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ से आप सोचना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखेंगे, सुपरवाइज़र के पास जाएंगे, वो आपको शेप अप करेगा और फिर अगला मरला आ जाएगा कि अच्छा अब प्रपोजल में क्या चीज़ होनी चाहिए। तो होपफुली इन फ्यूचर मैं कुछ मज़ीद इस सीरीज़ में प्रपोजल के क्या कंटेंट्स होने चाहिए, उसमें क्या लिखना चाहिए ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, और फिर लिटरेचर रिव्यू कैसे करना चाहिए, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे होगा, इस पे फिर मज़ीद और कुछ टूल्स पे और कुछ आइडियाज़ पे। तो ये जो भी टेम्पलेट के जो मुख्तलिफ सेक्शन हैं इस पे फिर मैं सेपरेट शॉर्ट वीडियोज़ मज़ीद बनाने की कोशिश करूँगा और मोस्ट ऑफ देम विल बी ऑन डिमांड। जैसे जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे वैसे वैसे मैं बनाऊँगा। तो अभी और हमारी कोशिश यही है कि काम हमने करना है, रिसर्च हमने करनी है। जितना शुरू में स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे उतना आपकी अच्छी लर्निंग होगी और आप दूसरे को भी अच्छा समझाएंगे। तो आई होप इस लेक्चर से स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा और जो सुपरवाइजर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। सो इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस और नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और कमेंट देना ना भूलिएगा। इस कई जगहों पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, यू कैन करेक्ट मी। कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी उसमें इनकरेज कर दें, क्योंकि इतनी एफर्ट के बाद वी डेफिनेटली नीड सम encouragement. So take care then, Allah Hafiz, and I will see you on next session.